अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एपिसोड 98 हलवा खाइए। कबीर के सवाल पर लैला कुछ ठिठक सी गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अभी अभी जो उसने महसूस किया वो कबीर को बताए या नहीं। कबीर उसे ऐसे खड़े देखकर खुद भी आगे बढ़ता हुआ आया। हुआ क्या, बताओ भी। तब लैला ने धीरे से कहा, पता नहीं, एक रोशनी का झमाका सा था, शायद किसी चीज का रिफ्लेक्शन होगा। कहकर लैला नीचे जाने के लिए सीढ़ियों की तरफ आ गई। फिर डाइनिंग एरिया में आकर अभी वो खड़ी हुई ही थी कि तभी पार्थो ने पूछा, कबीर नहीं आया? लैला ने धीरे से कहा, वो आते ही होंगे शायद। तब पार्थो ने कहा, वहां उस शेड के नीचे हमारे खाने का इंतजाम है, तुम बढ़ो, मैं आता हूं। उसके इशारे पर लैला ने पलटकर देखा तो वहां चंद्रा पहले से मौजूद था। पार्थो वहां से जा चुका था और कबीर अब भी आता हुआ नहीं दिख रहा था। लैला ने गहरी सांस ली और फिर जैसे खुद से कहा, याद है ना कबीर सर ने तुझसे क्या कहा था? तुझे खुद से सब कुछ हैंडल करना सीखना होगा लैला। अपनी परेशानियों को खत्म करने के लिए तू दूसरों के कंधे का सहारा नहीं ढूंढती रह सकती है। और फिर उसने धीरे धीरे चलते हुए वहां से शेड तक का सफर तय किया। चंद्रा उसे देखते ही एकदम से खुश होते हुए बोला, आप तो बाकी लोगों के बीच दिखती ही नहीं मैम। जब तक घुलेंगी मिलेंगी नहीं तब तक चीजें आसान नहीं लगेंगी। आखिर को आप लोगों को यहाँ लगभग 1 महीने का वक्त बिताना है। लैला ने चंद्रा के ठीक सामने वाली चेयर पर बैठते हुए कहा, मुझे ज्यादा लोगों में घुलना मिलना पसंद नहीं। तब चंद्रा ने कुछ मक्कारी से उस पर तंज कसते हुए कहा, अच्छा, तभी आपका ज्यादातर वक्त कबीर कपूर के साथ गुजर रहा है। वैसे हम लोग भी उतने बुरे नहीं हैं कि हमारे साथ बैठना उठना नापसंद लगे आपको। उसकी ये बात लैला को बुरी तो बहुत लगी, लेकिन उसे अब अच्छे से समझ आ गया था कि चंद्रा जैसे इंसान को कैसे जवाब दिया जा सकता है। नहीं, ये तो मैं भी जानती हूँ। इनफैक्ट मैं तो पार्थो सर से कहना भी चाह रही थी कि एक दिन हम चंद्रा साहब की फैमिली से मिलने उनके रिहायशी महल में जरूर जाएंगे। वैसे मिसेस चंद्रा मेरा नाम तो जानती होंगी ना? लैला का ये कहना था कि चंद्रा की भवें तन गई थी। लैला के होठों पर एक जीत भरी मुस्कुराहट बिखर गई। तभी कबीर और पार्थो दोनों ही एक साथ वहां पहुंचे। कबीर ने चंद्रा के चेहरे का उड़ा हुआ रंग महसूस कर लिया था, जबकि लैला के होठों पर छाई हुई मुस्कुराहट ये साफ तौर पर इशारा कर रही थी कि उसने जरूर चंद्रा को कोई खरा सा जवाब दे दिया है। फिर उन चारों ने एकदम शांत माहौल में खाना खाया। हालांकि चंद्रा को इतना खामोश देखकर पार्थो को थोड़ी हैरानी हो रही थी। तभी उधर से क्रू का ही एक स्टिल फोटोग्राफर गुजर रहा था। उसने उन चारों की टेबल के पास आकर कैमरे का एंगल फिट किया और एक फोटो क्लिक कर दी। और उस फोटोग्राफर का ये करना था कि लैला जैसे चौंक सी गई। उसे याद आ गया, वो जब कबीर के कमरे के दरवाजे पर थी तभी तो एक ऐसी ही रोशनी का झमाका सा हुआ था। इसका मतलब है उस वक्त भी किसी ने मेरी फोटो क्लिक की थी। लैला का चम्मच वाला हाथ मुंह को जाता हुआ बीच में ही रुक गया था। वो लगातार स्टिल फोटोग्राफर को घूरती जा रही थी और ठीक उसी पल उस फोटोग्राफर की नजर भी उस पर पड़ी। उसने इस तरह से नजरें फेरी जैसे कि वो लैला की सवालिया नजरों से बचना चाह रहा हो। उसने फौरन अपना कैमरा गले में डाला और वहां से चला गया। लैला का बर्ताव इतना अजीब था कि उसकी तरफ कबीर की बार बार उठती नजरों से छुपा नहीं रह सका। उसने आंखों ही आंखों में लैला से भवें उचकाते हुए पूछा भी, लेकिन लैला ने इनकार में गर्दन हिलाते हुए वापस अपना ध्यान खाने पर लगा दिया। नरेन को लौटते लौटते शाम हो गई थी। उसने अब शाम वाला कमरा छोड़कर उसी एरिया में एक फ्लैट ले लिया था, लेकिन अभी वो चेंज करके आराम करने के इरादे से लेटा ही था कि तभी उसकी डोरबेल बज उठी। उसने घड़ी पर नजर डाली तो 7 बज रहे थे। कुछ उकताहट भरे अंदाज में उसने दरवाजा खोला तो सामने अरुण था। नरेन ने उसे देखते ही खुशदिली से हाय कहकर उसे गले लगाया और बोला, मुझे बोल देता भाई, मैं खुद आ जाता तेरे पास।
तब अरुण ने हाथ में पकड़ी बियर की बोतल उसे देते हुए कहा, नहीं यार, मुझे वहां से निकलना था। कमरे की 4 दीवारियां घूर घूर कर थक गया हूं मैं, इसीलिए सोचा तेरे घर आ जाऊं कि कुछ पलों के लिए सही सीन तो चेंज होगा। नरेन ने उसके हाथों से बोतल लेकर एक बार फिर से उसे गले से लगाते हुए बोला, अच्छा किया भाई, मैं ग्लास लेकर आता हूं, तू टीवी ऑन कर ले, आज दोनों भाई जमकर पार्टी करेंगे। अरुण एक फीकी मुस्कुराहट के साथ हाँ में सिर हिलाते हुए टीवी का रिमोट उठाने लगा। कुछ ही देर में नरेन वापस हॉल में मौजूद था। उसने बियर की बोतल खोली और दोनों ग्लास में डालते हुए कहा, ये ले भाई, चिल्ड बियर। तब तक अरुण ने टीवी ऑन कर दिया था और उसने वही चैनल लगा दिया जिस पर उनका सीरियल आता था। अरुण ने अपना ग्लास उठाया और एक सांस में ही आधा ग्लास खत्म कर दिया। नरेन ने देखा कि उसका चेहरा काफी रुआंसा हो रहा था। तभी उनका सीरियल आने लगा और फिर कुछ ही मिनट बीते होंगे कि अरुण फूट फूट कर रोने लगा। भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे इस तरह गुस्से में आकर काम नहीं छोड़ना था। इन कुछ दिनों में मैंने जान लिया कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका गुस्सा और उसका ईगो ही होता है। किसी तरह से माया मैम से बात करके मुझे वापस बुलवा ले भाई, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं। कहते हुए उसने नरेन के सामने हाथ जोड़ दिया। नरेन ने उसके हाथों को थामते हुए कहा, क्यों नहीं भाई, मैं बात करूंगा ना माया मैम से। कहते हुए उसने ये बात साफ तौर पर छुपा ली कि वो ऑलरेडी माया मैम से बात कर चुका है और जवाब में माया ने उसे क्या कहा है। नरेन ने आगे कहा, लेकिन मुझे क्या लगता है कि तुझे ये बात खुद जाकर माया मैम से कहनी चाहिए, उन्हें सॉरी बोलना चाहिए, वरना ये चीजें हो सकता है उन पर उल्टा इम्पैक्ट डाले कि खुद से सॉरी बोलने नहीं आया। अरुण ने अपने आंसू पोंछते हुए जल्दी से कहा, तू ठीक कह रहा है भाई, मैं खुद से जाऊंगा माया मैम से मिलने। नरेन ने फिर अपना ग्लास उसके ग्लास से टकराने के लिए ऊपर उठाते हुए कहा, तो इसी बात पर हो जाए, चीयर्स। अरुण ने भी मुस्कुराते हुए चीयर्स बोलकर ग्लास टकराया और फिर दोनों दोस्त बातें करने लगे। पार्थो ने अपने एडी को कहा कि मिस लैला के कॉस्ट्यूम्स आ गए हैं, तुम हेयर ड्रेसर के साथ जाकर ट्रायल करवा देना। कल सुबह पहला सनराइज का ही सीन है, वो ड्रेस ठीक से देख लेना, मुझे सुबह कोई प्रॉब्लम नहीं सुननी। यहाँ शिमला में कब सुबह से शाम हुई लैला को पता ही नहीं चला। यही वजह थी उन्हें रिहर्सल करने का जरा भी मौका नहीं मिला था। तब फाइनली कबीर ने उसे डिनर के बाद मिलने के लिए कहा ताकि वो लोग सुबह की शूटिंग के लिए भी थोड़ा बहुत प्रिपेयर्ड रहें। डिनर के दौरान भी लैला को ऐसा लगता रहा कि एक जोड़ी आंखें लगातार उस पर बनी हुई हैं। लेकिन इन 20-25 लोगों की भीड़ में सबके सब ठंड की वजह से शॉल, मफलर और स्कार्फ पहने हुए थे, जिसकी वजह से किसी के भी बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा था। इस दौरान लैला दूसरी बातों में खुद को एंगेज करने की कोशिश भी कर रही थी, लेकिन फिर भी रह रहकर उसका ध्यान बार बार उन्हीं सब बातों पे जा रहा था। और सिर्फ वो एक जोड़ी अनदेखी आंखें ही क्यों, वो स्टिल फोटोग्राफर भी उसे लगातार परेशान किए हुए था। डिनर के वक्त भी जब लैला और कबीर आजू बाजू बैठे खाना खा रहे थे, तब भी वो फोटो खींचने से बाज नहीं आ रहा था। जब लैला की बर्दाश्त से बाहर हो गया तो उसने सबके सामने ही कहा, या आप इस तरह कैमरा लेकर जब तक हमारी तस्वीरें क्यों खींचे जा रहे हैं? हमारा यूं इस तरह खाना पीना कोई शूटिंग का हिस्सा नहीं है जो आपको ये सारे मोमेंट्स कैप्चर करना जरूरी है। फोटोग्राफर उसे डायरेक्ट अपनी तरफ ऐसे पॉइंट आउट करता देखकर कुछ हिचकिचा सा गया। उसने जल्दी से सफाई देते हुए कहा, मैम मैं तो सिर्फ अपना काम कर रहा हूं। फिर उसने पार्थो की तरफ मदद भरी नजरों से देखते हुए कहा, पार्थो सर बताइए ना इन्हें। तब पार्थो ने लैला की तरफ देखते हुए कहा, डोंट वरी, ही इज जस्ट डूइंग हिज जॉब एंड नथिंग एल्स। फिर उसने फोटोग्राफर से कहा, दादा टेंशन लेने का नहीं, ये मैडम की पहली फिल्म है ना, इसलिए उन्हें अभी बहुत सारी चीजें नहीं पता। फोटोग्राफर ओके सर कहकर वहां से आगे बढ़ गया और दूसरे टेबल्स पर जाकर और फोटो क्लिक करने लगा। डिनर फिनिश करके जब लैला अपने कमरे की तरफ जाने के लिए उठी, तभी पार्थो ने कहा, सुबह में सनराइज का सीन शूट करना है लैला, इसलिए सुबह टाइम पर उठना है, जिसके लिए जरूरी है जल्दी सोने की कोशिश की जाए।
लैला हामी भरती हुई वहां से उठकर ऊपर की तरफ बढ़ गई। कबीर भी उसके पीछे पीछे आ ही रहा था। लैला जैसे ही अपने कमरे के सामने पहुंची। अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। के सामने पहुंची तब कबीर ने कहा, ठंड कुछ ज्यादा नहीं बढ़ गई? कॉफी पिए? लैला को ऐसा लगा कि जैसे कबीर ने उसके मन की बात कह दी हो। उसे भी कहाँ इतनी जल्दी नींद आनी थी, और खाना खाने के बाद ठंड तो जैसे उसकी पसलियों में भी पहुंचने लगी थी। इसलिए उसने धीमे से सिर हिलाकर हाँ कहा और कबीर के कमरे में चली आई। कबीर ने पहले से ही रिजॉर्ट के स्टाफ को अपने कमरे में आतिशदान में आग सुलगाने को कह दिया था। इस वजह से लैला जब उसके कमरे में आई तो उसे काफी राहत महसूस हुई थी। यही नहीं, कुछ ही देर में एक वेटर उन्हें कॉफी भी सर्व करके जा चुका था। कॉफी पीते हुए कबीर उठा और बेड पर पड़ी हुई स्क्रिप्ट की फाइल उसे सौंपते हुए बोला, इसमें से 10वां सीन निकालो और उसे एक बार अच्छे से दोहरा लो, फिर हम साथ में एक बार और रिहर्स कर लेंगे। लैला ने कॉफी का मग वहीं सेंटर टेबल पर रखा और स्क्रिप्ट लेकर उसे पढ़ने लगी। इस दौरान दोनों कॉफी के सिप्स भी लेते हुए कॉफी फिनिश कर चुके थे। लैला ने उठते हुए कहा, तो शुरू करते हैं? कबीर ने हंसते हुए एक्शन कहा और लैला ने पेज पर लिखे डायलॉग दोहराते हुए कहा, सालों से लोग इस गांव में आते रहे हैं बाबूजी। न जाने कितनी लड़कियां उन आने वाले शहरी बाबू के प्यार में बर्बाद होती आई हैं। मैंने अपनी आंखों से उन लड़कियों का अंजाम देखा है, इसलिए अब खुद को भी उसी रास्ते पर नहीं डाल सकती। इसीलिए बेहतर यही होगा कि आप ये हलवा खाइए और यहां से चले जाइए। लेकिन ना जाने उसे क्या हुआ, ये लाइन पढ़कर उसे हंसी आने लगी। उसने अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहा, एक मिनट, मैं दोबारा से पढ़ती हूँ, कहकर उसने फिर से शुरू किया। लेकिन अब भी उसकी आवाज में फिर से ठहाका गूंजने लगा। उसे इस तरह हंसते हुए देखकर कबीर के चेहरे पर भी मुस्कुराहट फैल गई। उसने कहा, ठीक है, रुको, पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हें हंसी किस बात पर आ रही है? कबीर का ये कहना था कि लैला को एक बार फिर से हंसी आने लगी। उसने हंसते हंसते ही कहा, ये सीरियस सीन आपको फनी नहीं लग रहा? इतने डायलॉग देने के बाद ये लड़की कहती है आप हलवा खाइए, सीधे सीधे जाने को नहीं कह सकती थी। लैला को यूं इस तरह हंसता देखकर कबीर को बेहद अच्छा लग रहा था, इसलिए उसने उसे कुछ भी टोकना मुनासिब नहीं समझा और कहा, ऐसा करो, तुम अभी जाकर सो जाओ, हम कल ऑन द स्पॉट ही दोहरा लेंगे एक बार। लैला से वाकई अपनी हंसी कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था, इसलिए उसे भी यही सही लगा कि उसे अब अपने कमरे में चले जाना चाहिए, वरना उसे डर था कि अगर वो कबीर के सामने यूं ही हंसती रही तो ना जाने कबीर उसके बारे में क्या सोचेगा। बस यही सोचकर वो अपने कमरे में चली आई। अगले दिन ठीक 5:30 बजे उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने गेट खोला तो सामने कबीर था। उसने कहा, जल्दी से फ्रेश होकर नीचे आ जाओ, हमें रिजॉर्ट के बैक में सनराइज के साथ ही शूट करना है। लैला ने उनींदी आंखों से कबीर को देखा और बोली, ठीक है, लेकिन मैं श्योर नहीं हूं कि मैं वो डायलॉग अभी भी सही से बोल पाऊंगी कि नहीं। कहते हुए उसे फिर से हंसी आ गई थी। कबीर ने अपने सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, ओह माय गॉड, कहीं तुम सपने में भी ये डायलॉग ही सोचकर हंसी तो नहीं जा रही थी? लैला ने हंसी रोकते हुए कहा, मैं आती हूँ 10 मिनट में। और फिर वो फ्रेश होने चली गई। लैला के तैयार होकर नीचे आते हुए उजाला फूटने लगा था, लेकिन सूरज निकलने में अभी भी कुछ वक्त बाकी था। लैला अपने कमरे से ही ड्रेस पहनकर आ चुकी थी। इस सीन में बहुत ज्यादा मेकअप की जरूरत नहीं थी, इसलिए मेकअप में भी ज्यादा टाइम नहीं लगा था। लैला ने पूरी तरह तैयार होकर कैमरे के सामने आकर खड़े होते हुए कबीर से कहा, कबीर सर, एक फाइनल रिहर्सल कर लेते हैं। कबीर ओके कहकर उसके सामने आ खड़ा हुआ। तब लैला ने वो डायलॉग फिर से दोहराना शुरू किया, लेकिन जैसे ही वो हलवा वाली लाइन आई, उसके लिए एक बार फिर से हंसी रोकना मुश्किल हो गया। उसे इस तरह हंसते देखकर
वहां खड़े बाकी क्रू मेंबर्स भी हंसने लगे थे, जबकि सुबह की रोशनी धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही थी। कबीर ने उसे इस तरह हंसते हुए देखा तो उसे समझ में आ गया था कि अगर जल्द ही कुछ नहीं किया गया तो सनराइज का टाइम निकल जाएगा और सीन भी शूट नहीं हो पाएगा। जबकि पार्थो को लैला की हंसी जरा भी नहीं सुहा रही थी। उसने कबीर को एक कोने में ले जाकर कहा, यार कबीर, ये क्या मजाक हो रहा है? यहाँ इतना सीरियस सीन शूट करना है और इस लड़की को डायलॉग पढ़ते हुए हंसी के दौरे आ रहे हैं। उधर कैमरामैन अलग भड़के हुए है, मैं उन्हें क्या कहूं? आउटडोर शूटिंग का एक एक दिन कीमती होता है, पता है ना तुम्हें? पार्थो को ऐसे गुस्से से उबलता हुआ देखकर कबीर ने गहरी सांस ली और कहा, डोंट वरी, मैं समझाता हूं उसे। कहकर वो लैला की तरफ बढ़ गया, जो अब भी डायलॉग बोलने की नाकाम कोशिश करते हुए लगातार हंसी जा रही थी। यहां तक कि हंसते हंसते उसका चेहरा सुर्ख हो चला था। कबीर ने एकदम सीरियस मूड बनाकर उसके पास जाते हुए पुकारा, मिस लैला, बस बहुत हो चुका। लैला उसकी ऐसी गंभीर आवाज सुनकर कुछ सहम सी गई, मगर बर्दाश्त करते करते भी वो एक बार फिर से हंस पड़ी थी। तब कबीर ने उसके करीब जाकर उसका हाथ पकड़ा और लगभग खींचते हुए उसे सेट से कुछ दूर ले जाते हुए बोला, अभी तुम रोओगी और तुम्हें रोना पड़ेगा। हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें।